सीजन का आगाज सन 2418 से होता है और अब दुनिया बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है। इंसान अब आसानी से दूसरे प्लैनेट्स पर ट्रेवल कर रहे हैं और पूरी मिल्की वे घूमने के काबिल बन गई है। और मिल्की वे में अर्थ जैसे लो ग्रेविटी प्लैनेट भी हैं और जिलियन जैसे हाई ग्रेविटी प्लैनेट्स भी हैं। और इंसानों को इन हाई ग्रेविटी प्लैनेट पर जाने के लिए स्पेशल सूट्स की जरूरत पड़ती है। जिलियन की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 10 गुना ज्यादा थी। यहाँ तक कि इंसानों के स्पेसशिप्स को भी स्पेशल ग्रेविटी शील्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ता था और उस शील्ड से बाहर आने पर वो फौरन जमीन पर गिर जाते और उनका वेट 10 गुना बढ़ जाता। और यहाँ तक कि अगर कोई चीज जिलियन प्लेनेट पर फेंकी जाए तो वो फौरन चपटी हो जाती। इसके अलावा अगर किसी आदमी का सूट डैमेज हो जाए तो उसके बॉडी पार्ट्स भी टूट जाते थे। हालांकि जो लोग हाई ग्रेविटी प्लैनेट्स पर पैदा होते थे वो दूसरे प्लैनेट्स पर पैदा होने वाले लोगों से ज्यादा ताकतवर होते थे और इसीलिए जिलियन प्लैनेट्स के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर लोग हैं। और उन्हीं लोगों में से एक लड़की अलारा किटन भी है। वो कंक्रीट की मजबूत दीवारों को तोड़ सकती है और टाइटेनियम के सॉलिड क्यूब्स को अपने हाथों से सर्कल बना सकती थी। और वो एक रिसर्च स्पेसशिप की सिक्योरिटी मेंबर है और इस स्पेसशिप का नाम USS ऑरविल है। गेमर रिकैप में आज हम ऑरविल सीजन 1 की बात करेंगे, लेकिन सीजन की तरफ जाने से पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ऑरविल का काम दूसरे प्लैनेट्स पर नजर रखना है और खतरे की सूरत में जरूरत पड़ने पर वो जवाबी हमला भी कर सकते हैं। ऑरविल पर बहुत से लोग और स्पीशीज काम करती थी और इनका लीडर कैप्टन मर्सर है जो कि एक इंसान है। और कैप्टन मर्सर हर कीमत पर अपना काम पूरा करने के लिए मशहूर था। इसके बाद सर्गस 4 नामी प्लेनेट को दिखाया जाता है जहां 2 लोगों का इंटरव्यू चल रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों ने कोई जुर्म किया हो। और इंटरव्यू लेने वाला उनसे पूछता है कि क्या वो अपने किए गए जुर्म पर शर्मिंदा हैं। और वहाँ सब लोगों के कपड़ों पर अजीब से बैज लगे थे जिस पर अप वोट और डाउन वोट का ऑप्शन था। इसके बाद क्या उन दोनों को सजा मिलनी चाहिए, इसके लिए पब्लिक वोटिंग शुरू होती है और लाइव वोट काउंटर टीवी पर दिखाया जाता है। बाद में मुजरिमों को सजा के लिए ले जाया जाता है, लेकिन एक मुजरिम भागने की कोशिश करता है जिस पर उसे शूट कर दिया जाता है। इसके बाद दूसरे मुजरिम को एक चेयर पर बिठाया जाता है और उसके सर पर एक डिवाइस लगाई जाती है और जैसे ही डाउन वोट्स 10 मिलियन तक पहुंचते हैं तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। और इसके बाद कुछ दिन बाद का सीन नजर आता है और ऑरविल 2 मिसिंग पर्संस की तलाश में सर्गस पर पहुंचता है। सर्गस 4 की अजीब बात ये थी कि उसका कल्चर अर्थ की 21st सेंचुरी जैसा था। अपने मिशन पर निकलने से पहले कैप्टन अपनी टीम को बताता है कि हमने 2 रिसर्चर्स को सर्गस 4 पर रिसर्च करने के लिए भेजा था, लेकिन 1 महीने से उनसे कोई राब्ता नहीं हो पाया। इसके बाद वो 4 लोगों की एक टीम बनाते हैं। कमांडर कैली, डॉक्टर क्लेयर, लेफ्टिनेंट लेमार्क और लेफ्टिनेंट अमारा को सर्गस 4 पर भेजा जाता है। और क्योंकि अलारा का फेस बाकी सबसे थोड़ा सा डिफरेंट था, इसलिए मिशन पर जाने से पहले वो सर्गस की ट्रेडिशनल हैट पहनती है और अपनी नाक को एक बैंडेज से कवर कर लेती है। और जब वो चारों प्लेनेट पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि ये बिल्कुल 21 सेंचुरी अर्थ जैसी है। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि वो सोशल मीडिया बैजेस उनकी डेली लाइफ का एक हिस्सा थे। मिसाल के तौर पर एक आदमी अपने फ्रेंड के वेट लॉस पर तारीफ करता है तो वो उसे अप वोट करता है और एक आदमी से गलती से किसी आदमी पर कॉफी गिर जाती है तो वो उसे डाउन वोट करता है। यानी सर्गस 4 एक सोशल मीडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां आम लोग अप और डाउन वोट से सब कुछ तय करते हैं। लेकिन ऑरविल ग्रुप इन तमाम बातों पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता और वो जाते ही अपने मिशन पर लग जाते हैं। इसके लिए वो एक बुक स्टॉल पर आते हैं और वहाँ रिसर्चर्स के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन वो उनके बारे में बताने के बजाय उन्हें 4 बैजेस देता है और उन्हें बताता है कि इन बैजेस के बगैर यहाँ घूमना क्राइम है। और रास्ते में से गुजरते हुए लेफ्टिनेंट लामार एक स्टैचू के साथ डांस करने लगता है। कमांडर कैली उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन लामार अपना डांस जारी रखता है और इसी दौरान वहाँ लोग जमा हो जाते हैं और उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। और आखिरकार लामार दोबारा अपने मिशन पर रवाना हो जाता है। और जब वो एक कैफे में पहुँचते हैं तो पता चलता है कि एक लेडी को बहुत ज्यादा डाउन वोट्स की वजह से सर्विस नहीं दी जा रही थी। और यहाँ पता चलता है कि डाउन वोट वाले लोगों की इस दुनिया में
में कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो काउंटर पर मौजूद लैसेला को मिसिंग रिसर्चर्स की फोटो दिखाते हैं और बताते हैं कि ये दोनों बहुत फेमस हैं और हाल ही में इन्हें पकड़ा गया है। लेकिन इससे पहले कि लैसेला उन्हें कुछ बताती, लामार के बैच के डाउन वोट बहुत तेजी से गिरने लगते हैं। वो परेशान थे कि ये सब क्या हो रहा है और उसी वक्त टीवी पर लामार के स्टैचू के साथ डांस की वीडियो दिखाई जाती है। और अजीब बात ये थी कि रिपोर्टर का कहना था कि लामार स्टैचू के साथ बदतमीजी कर रहा था और वो स्टैचू एक हीरो का था। ये देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आता और वो वापस अपनी स्पेसशिप पर जाने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही वो कैफे से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे लोग उनकी तरफ आते हैं। लामार कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस आकर उसे अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद पुलिस स्टेशन में उसके पास विलिकिस नाम का एक प्रोसिक्यूटर आता है और ये एक पब्लिसिटी ऑफिसर था। इसके बाद वो लामार से इस वाकये के बारे में पूछता है, लेकिन वो बताता है कि वो सिर्फ डांस कर रहा था और ये भी कि वो इस दुनिया के रूल से वाकिफ नहीं है। इस पर उसे बताया जाता है कि सर्गस फोर्ड को आम लोग चलाते हैं और अगर कोई शख्स जुर्म करता है तो पब्लिक वोट के जरिए उसकी सजा का फैसला करती है और अगर मुजरिम को 10 मिलियन डाउन वोट्स मिल जाते हैं तो इलेक्ट्रिक शॉक से उसे करेक्टेड किया जाता है और इस प्रोसीजर में मुजरिम की याददाश्त मिटाई जाती है। ये सुनते ही लामार डरने लगता है और विलिक्स से कहता है कि वो उसे बचा ले, लेकिन वो उसे बताता है कि ये एक लीगल प्रोसेस है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता। लामार को एक इंटरव्यू से गुजरना पड़ेगा जो कि लाइव टीवी पर दिखाया जाएगा और अगर पब्लिक को लामार की अपॉलजी अच्छी लगी तो वो उसे अपवोट देकर बचा सकते हैं। अब लामार के पास करेक्शन से बचने का एक ही तरीका है कि लामार एक बेहतरीन अपॉलजी स्पीच तैयार करे। कुछ देर बाद उसके साथी भी वहां आ जाते हैं और वहां उन्हें पता चलता है कि लामार को अब करेक्शन का सामना करना पड़ेगा और जैसे ही वो करेक्शन का लफ्ज सुनते हैं तो लारा को याद आता है कि वो कैफे वाली लड़की बता रही थी कि उन 2 रिसर्चर्स को भी करेक्शन किया गया था। इसलिए लारा डॉक्टर क्लेयर के साथ लैसेला से पूछगछ करने का फैसला करती है और कमांडर केली लामार के साथ रहती है। अगले सीन में लामार अपने पहले अपॉलजी इंटरव्यू के लिए तैयार होता है, लेकिन वो इंटरव्यू बिल्कुल गलत हो जाता है और लामार वहाँ अपना खुद का मजाक उड़ाता है और लोग वहाँ पर लामार को 4 मिलियन डाउन वोट कर देते हैं। दूसरी तरफ अमारा और क्लेयर लैसेला के पास आते हैं और अपने कोलीग के बारे में पूछगछ करने लगते हैं और लैसेला बताती है कि उनमें से एक को करेक्टेड किया गया था और दूसरे को गोली मार दी गई थी क्योंकि वो भागने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद जब अलारा और क्लेयर बाथरूम में थे तो लैसेला वहां आ जाती है और वो गलती से अलारा का फेस देख लेती है और वो डरकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों उसे रिलैक्स करती हैं। यहाँ अलारा और क्लेयर बताती हैं कि वो दोनों एलियंस हैं और वो यहाँ अपने दोस्त को लेने आए हैं। इस पर लैसेला उनसे कोऑपरेशन करती है और उन्हें बताती है कि उन दोनों ने एक प्रेग्नेंट लेडी को सीट नहीं दी थी जिसकी वजह से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद वो तीनों करेक्शनल फैसिलिटी में पहुंचते हैं और आखिर उन्हें वो रिसर्चर मिल जाता है जिसे करेक्टेड किया गया था, लेकिन उसकी मेमोरी अरेज कर दी गई थी। इसलिए डॉक्टर क्लेयर उसे फौरन ऑरविल में ले आती हैं। दूसरी तरफ लामार अपने दूसरे अपॉलजी इंटरव्यू के लिए जाता है, लेकिन यहाँ एक दफा फिर गड़बड़ हो जाती है जब वो ऑडियंस से हाई फाइव करता है और इस बार डाउन वोट 9.3 मिलियन तक चले जाते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ ऑरविल पर सब लोग लामार के लिए परेशान हो रहे थे। तभी कैप्टन मर्सर एक प्लान बनाते हैं और उन्हें एहसास होता है कि अगर उन्हें सर्गस फोर्ड के वोटिंग सिस्टम को हराना है तो उन्हें अंदर का एक आदमी चाहिए होगा। इसलिए वो लैसेला को अपनी स्पेसशिप पर लाते हैं। ऑरविल में जाने के बाद वो वहाँ की फैसिलिटीज और एलियंस को देखकर हैरान रह जाती है। वक्त ना जाया करते हुए कैप्टन मर्सर फौरन मीटिंग बुलाते हैं और लैसेला से पूछते हैं कि क्या लामार को इस सब से निकालने का कोई तरीका है। वो बताती है कि एक रास्ता है कि अगर लोग लामार के बारे में अच्छी बातें जान सकें। ये सुनते ही ऑरविल के साइंटिस्ट आइजक
जो कि एक रोबोट है, वोटिंग डेटाबेस को हैक करने की प्लान बनाता है। दूसरी तरफ लामार को करेक्शन रूम में ले जाया जाता है और वहाँ लाइव वोट काउंट दिखाया जाता है। सब लोगों के पास वोटिंग के लिए 10 मिनट हैं और अगर इसी दौरान डाउन वोट्स 10 मिलियन को टच कर लेते हैं तो लामार को करेक्टेड किया जाएगा। उसी वक्त ऑरविल पर लेसेला बताती है कि सर्गिस फोर्ड पर लोगों को उन क्रिमिनल से सिंपैथी होती है जो अपनी दादी का ख्याल रखते हैं और इसके अलावा यहाँ कोई मिलिट्री रिकॉर्ड हो या वो कुत्तों से प्यार करते हो। ये सुनने के बाद आइजक अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके वोटिंग डेटाबेस को हैक करने की कोशिश करता है और उसमें लामार के बारे में अच्छी बातें डाल देता है और ये काम कर जाता है और उसी वक्त लोग उसे अब वोट देने लगते हैं और इस तरह वोट डिवाइड होने से लामार बच जाता है। इसके बाद ये ग्रुप एक दूसरे प्लेनेट की रिसर्च के लिए जाने का फैसला करता है। इस बार कैली, आइजक और लेफ्टिनेंट मेलॉय को ये मिशन दिया जाता है और चूंकि इस प्लेनेट के लोग बहुत ज्यादा बैकवर्ड्स थे इसलिए उन्हें उनसे दूर रहने के लिए कहा जाता है और उसके बाद जब उनकी शटल प्लेनेट पर लैंड होती है तो वो नोटिस करते हैं कि ये कई हजार साल पहले के अर्थ की तरह है। कमांडर कैली पहले बाहर आती है और अपने इंस्ट्रूमेंट की मदद से उसे पास ही एक गांव नजर आता है और कुछ देर के बाद जब वो एक जगह का मुआयना कर रही थी तो वहाँ 2 छोटी लड़कियां उसे देख लेती हैं। इसके बाद वो वहाँ से भागने लगती हैं, लेकिन उनमें से एक नीचे गिर जाती है और उसके सर से खून निकलने लगता है। अगरचे कैली को उस प्लेनेट पर किसी के करीब जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन हमदर्दी में वो उस बच्ची के पास आ जाती है और उसे अपने बारे में बताती है और एक डिवाइस के जरिए उसका जख्म ठीक कर देती है। बदकिस्मती से जब वो वापस जाने लगती है तो बहुत से लोग उसे देख लेते हैं, इसलिए कैली वहाँ से भागते हुए वापस चली जाती है। इसके बाद जब वो स्पेसशिप पर वापस आकर इस प्लेनेट को देख रहे थे तो अचानक वो प्लेनेट उनके सामने पलक झपकते ही गायब हो जाता है और सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन आइजक वहाँ सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट था, इसलिए वो उन्हें बताता है कि ये प्लेनेट एक मल्टी यूनिवर्स ऑर्बिट में कैद है और वैसे ये ऑर्बिट्स बहुत कम हैं क्योंकि इनका आधा हिस्सा हमारे यूनिवर्स और आधा हिस्सा किसी और यूनिवर्स में होता है। इसलिए ये प्लेनेट्स अचानक गायब होकर दूसरे यूनिवर्स में जाकर अपना ऑर्बिट कंप्लीट करते हैं और आखिर आइजक कैलकुलेशन करके उन्हें बताता है कि उस प्लेनेट को 11 दिन में वापस आ जाना चाहिए। ये सुनकर कैप्टन और उसके साथी उस प्लेनेट की वापसी का वेट करने लगते हैं। अगले सीन में आइजक की कैलकुलेशन ठीक साबित होती है और वो प्लेनेट पूरे 11 दिन में वापस आ जाता है, लेकिन आइजक कुछ अजीब सा महसूस करता है और रिसर्च करने पर पता चलता है कि प्लेनेट 11 दिन में वापस तो आ गया, लेकिन वो 11 दिन में बहुत ज्यादा एडवांस और पॉपुलेटेड बन गया है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन आइजक उन्हें इस फिनोमिना के बारे में समझाता है कि ऑरविल के लिए सिर्फ 11 दिन गुजरे हैं, लेकिन उस प्लेनेट पर 700 साल गुजर गए हैं। इसका मतलब ये था कि कैप्टन कैली को उस प्लेनेट को विजिट किए हुए 700 साल गुजर चुके थे और अपनी इस रिसर्च से हैरान होकर वो दोबारा उस प्लेनेट पर जाते हैं और इस दफा कैप्टन मर्सर भी उनके साथ था। सबसे पहले तो वहाँ वो ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे वो वहाँ के लोगों में घुल मिल सकें, इसलिए वो करीब एक झोंपड़ी से कपड़े चुराने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी वक्त एक लेडी एक बच्चे के साथ बाहर आती है। वो कैली के सामने आती है और उसे अपने बच्चे को ब्लेसिंग देने के लिए कहती है और कैली झिझकते हुए उसे ब्लेसिंग दे देती है और इससे उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ कुछ अजीब हुआ है। रास्ते में उन्हें पुल पर एक लाश लटकी नजर आती है और वहाँ मौजूद एक आदमी उन्हें बताता है कि ये आदमी गोडेस कैली की बेइज्जती कर रहा था, इसलिए इन्हें यहाँ पुल पर लटकाया गया है। अब उन्हें पता चलता है कि ये सारा गांव कैली की पूजा करता था और क्रिमिनल्स उसके नाम से डरते थे, यहाँ तक कि एक बच्चे को जबरदस्ती पढ़ने के लिए कहा जाता है और उसकी माँ कहती है कि कैली हमें देख रही है। ये सब देखकर वो वहाँ एक मंदिर में जाते हैं और वहाँ कैली का एक बहुत बड़ा स्टेचू था। उसी वक्त उन्हें एहसास होता है कि कैली के 700 साल पहले उन लोगों से मिलने की वजह से सब कुछ बदल गया है और जब से उसने उस बच्ची के जख्म को ठीक किया था तब से ये खबर फैल गई कि कैली एक गॉडेस है और इसके नतीजे में वो उसकी पूजा करने लगे और 700 साल गुजर जाने के बावजूद भी वो कैली को एक देवी ख्याल करते हैं। अब ये उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि उन्होंने ऑरविल का एक बहुत बड़ा असूल तोड़ा था, इसलिए वो इस प्रॉब्लम का हल निकालने की कोशिश करते हैं इससे पहले कि ये बात हायर अथॉरिटीज तक पहुँचे। कुछ देर
पहुंचने के बाद कैली हेड ऑफ स्टेट वोलेंटिस के पास जाती है, लेकिन वहां पहुंचते ही सब उसके सामने झुक जाते हैं। कैली उन्हें ऐसा करने से रोकती है और बताती है कि वो कोई देवी नहीं है, लेकिन वहाँ कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। इसके बाद वो अपने हाथ पर एक कट लगाती है और फिर वो उसी डिवाइस से अपना जख्म ठीक करती है। वोलेंटिस इसे उसका एक मेडिकल समझता है, लेकिन कैली उसे बताती है कि कोई भी इस डिवाइस की मदद से ऐसा कर सकता है। इसके बाद कैली वोलेंटिस को भी ऐसा करने के लिए कहती है। इसके बाद वो अपने हाथ पर कट लगाता है और इसके बाद उस डिवाइस की मदद से उसे ठीक करता है। इसके बाद वोलेंटिस इस सच्चाई को मान लेता है कि कैली कोई गोडेस नहीं है, क्योंकि कैली का भी आम लोगों की तरह खून निकलता है, इसलिए वो गॉड नहीं हो सकती। इसके बाद वो ये खबर बाकी लोगों तक पहुंचाने का वादा करता है। कैली और उसके लोगों के जाने के बाद वोलेंटिस अपने लोगों को ये खबर तमाम दुनिया में फैलाने के लिए कहता है, लेकिन उसका असिस्टेंट उससे गद्दारी करता है और वो सच्चाई को लोगों तक पहुंचने से रोकने के लिए वोलेंटिस को मार डालता है। इसके बाद 11 दिन तेजी से गुजरते हैं, जहां ऑरविल ग्रुप दोबारा उस प्लेनेट के नजर आने का इंतजार कर रहा था और इस दफा ये प्लेनेट 21st सेंचुरी यानी आज के जमाने में आ गया था। लेकिन वो ये देखकर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि लोग आज भी कैली की पूजा कर रहे हैं और ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि उनका प्लान काम नहीं कर पाया और उन्हें लगता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। लेकिन उसी वक्त कैली को एक आइडिया आता है और वो कैप्टन से कहती है कि बस अब वो खुद उस प्लेनेट पे जाएगी और अपनी पूरी जिंदगी वहाँ गुजारेगी, जिससे वो ये साबित कर देगी कि वो कोई देवी नहीं है। लेकिन कैप्टन मर्सर उसे ऐसा करने से रोकते हैं और कहते हैं कि ये बहुत रिस्की है। लेकिन इस मौके पर आइजक कहता है कि वो ये सब कुछ करेगा क्योंकि वो एक रिपोर्ट है, वो साइंस के बारे में उन सबसे ज्यादा जानता है, इसलिए लोग उसका यकीन भी कर लेंगे और साथ ही साथ वो 700 साल तक जिंदा भी रह सकता है और वो उसके लिए एक आम लाइफ की तरह होंगे। और आखिर काफी सोच विचार के बाद कैप्टन और उसकी टीम उसे वहाँ से जाने देते हैं और आखिरकार आइजक उस प्लेनेट पर चला जाता है। इसके बाद सीन फिर 11 दिन के बाद शिफ्ट होता है और एक दफा फिर वो प्लेनेट वहाँ नजर आता है और इस दफा वो एक बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में बदल चुका था। उसी वक्त एक स्पेसशिप ऑरविल की तरफ आती है। इसके बाद 2 फ्यूचरिस्टिक लुकिंग एलियंस आइजक के साथ वहाँ आते हैं और वो कैप्टन मर्सर और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आइजक को भेजा और आइजक की वजह से इस प्लेनेट की इतनी तरक्की हो सकी। इसके बाद कैली उनसे पूछती है कि क्या अभी भी वहाँ उसे पूजा जाता है, तो वो एलियंस बताते हैं कि उन्होंने बहुत अरसा पहले ऐसा करना छोड़ दिया था, लेकिन लोग अभी भी उसके शुक्रगुजार हैं कि कैली और दूसरे तमाम लोगों ने उनके प्लेनेट को विजिट किया, जिससे उनके प्लेनेट की बहुत ज्यादा हेल्प हो सकी। इसके बाद वो एलियंस अपने प्लेनेट पर वापस चले जाते हैं और ऑरवेल अपने नए सफर पर रवाना हो जाता है।